साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। सिकवाल की ऑनलाइन पब्लिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो साथियों, प्रत्येक टॉपिक को अपन गहनता से पढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक का हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं कि इसमें किस तरीके का प्रश्न हमको देखने को मिल सकता है। तो साथियों, इसी तरीके से मैं बात करता हूं आज पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की। 5 नियम हैं पुस्तकालय विज्ञान के, 5 सूत्र डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो इन 5 सूत्रों की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि पुस्तकालय विज्ञान में अगर ये 5 सूत्र नहीं होते तो आज पुस्तकालय विज्ञान में जो पुस्तकालय का अरेंजमेंट होता है, पुस्तकालय को किस तरीके से चलाया जाता है, पुस्तकालय के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, पुस्तकालय में किस तरीके से बुक्स का सिलेक्शन होता है, किस तरीके से पुस्तकालय में रेफरेंस सर्विस दी जाती है, वो सभी कहीं ना कहीं फेल थी। तो इसको देखते हुए ही, इसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जो एस आर रंगानाथन हमारे भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा इन सभी गतिविधियों को देखते हुए गहन अध्ययन करके, गहन चिंतन करके, पूरा विश्लेषणात्मक उनका गहन करके और कहीं ना कहीं अपना पूरा एक एनर्जी उसमें लगा के, और आज हमारे पुस्तकालय विज्ञान के इन 5 नियमों को हम जो पढ़ रहे हैं उनको डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा दिया गया। मैं बात करता हूं यहां पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये 5 सूत्र हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने सर्वप्रथम अपनी एक पुस्तक लिखी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक लिखी डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा, तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन की ये सबसे पहली पुस्तक हुआ करती थी। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन की सबसे पहली पुस्तक हुआ करती थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब मैं बात करता हूं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो थे, इनको कहा गया, हिंदी में इनको कहा गया पंचसूत्र। क्या कहा गया? पंचसूत्र। पंचसूत्र इनको कहा गया हिंदी में। क्लियर है? पंचसूत्रों के नाम से भी जाने जाते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इनको इंग्लिश में भी 5 लॉज नाम से, 5 लॉज नाम से जाना जाता है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अगर अपन बात करते हैं तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ के इन पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को बनाया गया। क्लियर है? विभिन्न परिस्थितियों में होते हुए भी उनके सामने विशिष्ट परिस्थितियां आई। कहीं ना कहीं आज के दौर में अपन बात करें कि अगर हम खुद अपनी बात करें तो कहीं ना कहीं अगर उस तरीके की जो परिस्थितियां उनके सामने आई थी, फिर भी उन्होंने अपनी सारी चीजें कंटिन्यू रखी। तो आज की टाइम की अगर अपन बात करें तो अगर हमारे सामने अगर छोटी सी भी परिस्थिति आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम उसका बहाना लेके उस परिस्थिति को हम बना के बैठ जाते हैं और हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगानाथन एक ऐसे रॉयल पर्सनैलिटी व्यक्ति थे जो कि अपने कामों के लिए कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं और चलते रहे लगातार पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। शुरू में वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में हुआ करते थे। धीरे धीरे उनको जब पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनको जब उतारा गया, भारत सरकार के द्वारा उनको जब लंदन भेजा गया पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की प्राप्ति के लिए, तब से ही वो पूरा अपना पूरा जीवन का, पूरे जीवन काल का 1972 तक का समय पुस्तकालय विज्ञान को डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा दिया गया। क्लियर है दोस्तों? तो अब मैं बात कर रहा हूं कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम की एक पुस्तक हुआ करती थी जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, पुस्तक का नाम हुआ करता था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम की एक पुस्तक हुआ करती थी जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये पहली पुस्तक दी गई थी। क्लियर है? किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये पुस्तक दी गई थी। इस पुस्तक में ही पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक है? किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा यह पुस्तक दी गई थी। अब देखिए, बात करता हूं मैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन की 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक थी। सबसे पहले इस पुस्तक को जब इनके द्वारा बना दिया गया था तो एक कॉलेज हुआ करता था, मीनाक्षी कॉलेज। क्या नाम था? मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज हुआ करता था एक, मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज कहां पे हुआ करता था? अन्ना मलाइका नगर। अन्ना मलाइका नगर जगह का नाम है जहां पर स्थित है मीनाक्षी कॉलेज। तो मैं बात करता हूं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को तैयार कर लिया गया था, उसके बाद में एक कॉलेज था मीनाक्षी कॉलेज जो अन्ना मलाइका नगर में हुआ करता था। तो वहां पर सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया था इन्होंने। क्या किया था? प्रतिपादन। याद रखना, मैं प्रतिपादन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसका प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा मीनाक्षी कॉलेज अन्ना मलाइका नगर में किया गया था। ठीक है? क्या किया गया था? प्रतिपादन। प्रतिपादन। यहां बात कर रहा हूं मैं प्रतिपादन की, जो कहां दिया गया था? मीनाक्षी कॉलेज अन्ना मलाइका नगर में। क्लियर है? अब ये जो इनका जो प्रतिपादन है वो कब किया गया था? 1928 में। क्लियर है? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्ना मलाइका नगर में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इनके प्रकाशन की। तो जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसके जो प्रकाशन की अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रकाशन है, क्या है? प्रकाशन। इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1931 में। क्लियर है? प्रतिपादन और प्रकाशन दो अलग अलग चीज है। प्रश्न आता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन कब हुआ था? आंसर आएगा आपका 1928 में। सेकंड क्वेश्चन आता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कहां किया गया था? आपका आंसर आएगा मीनाक्षी कॉलेज अन्ना मलाइका नगर। क्लियर है? प्रश्न आता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो प्रकाशन है कब किया गया था? तो प्रकाशन किया गया था 1931 में। और इसका जो प्रकाशन करता था वो हुआ करता था माला। कौन? माला। माला के बारे में अपन थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं। माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। क्लियर है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था 1931 में। 1931 में जब इसका प्रकाशन माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका हो गया था, तो उसके बाद में जो इसका जो प्रकाशन हुआ था तो इनको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को समर्पित किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने समर्पित किया था। क्या किया था? समर्पित। समर्पित। तो समर्पित किसको किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के एक गणित के गुरु हुआ करते थे, जो इनको फेवरेट गुरु हुआ करते थे। उनका नाम था एडवर्ड वी रॉस। एडवर्ड वी रॉस। एडवर्ड वी रॉस नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गणित के गुरु माने जाते हैं, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन अपने फेवरेट गुरु में उनको माना करते थे। देखिए, प्रत्येक जो स्टूडेंट होता है कहीं ना कहीं उसका कोई फेवरेट टीचर भी होता है। तो फेवरेट टीचर को लेके अपन बात करें तो फेवरेट टीचर जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के फेवरेट टीचर हैं एडवर्ड वी रॉस।
चाहता हूं कि दोस्तों आप भी एक लाइब्रेरियन बनो और कहीं ना कहीं अपने जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में सबसे फेवरेट आप स्टूडेंटों के रहो। तो आप सबसे फेवरेट स्टूडेंटों के रहोगे, स्टूडेंट आपको चाहेंगे, तो आप अपने जो लाइब्रेरी है उसमें आप जो विद्यार्थी है उनको आकर्षित करेंगे, कहीं ना कहीं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के बारे में उनको अवगत कराएंगे और उनको बताएंगे कि पुस्तकालय विज्ञान के ये 5 नियम किस किस तरीके से उपयोग होते हैं। 5 नियमों को जो विद्यार्थी होते हैं उनको बताना भी बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि अगर हम पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को उनको बताएंगे तो कहीं ना कहीं पाठकों का जो एक डर है अंदर का कि मैं लाइब्रेरी में एंट्री करूं, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, कहीं कुछ कुछ सोचेगा तो नहीं। तो इस तरीके की जो विद्यालयों में इस तरीके का कुछ होता है कि स्टूडेंट जो होता है लाइब्रेरी में आने से झिझकता है, डरता है, तो उनका एक डर है वो खत्म हो जाएगा और आपके प्रति उनका एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और लाइब्रेरियन जो होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लाइब्रेरियन जो होता है एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति होता है पुस्तकालय में, तो कहीं ना कहीं उसका नेचर है बिल्कुल बहुत हटके और अदर टीचरों से होना चाहिए। अदर टीचर होते हैं सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जैसे मान लीजिए एक मैथ का टीचर है तो उसको उसके व्यवहार में और एक पुस्तकालय के व्यवहार में भी बहुत अंतर होना चाहिए। कहीं ना कहीं पुस्तकालय अध्यक्ष का जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ व्यवहार होना चाहिए। इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए कि स्टूडेंट आगे आगे से उसको मिले और स्टूडेंट को लगे कि हाँ हमारे ये फेवरेट टीचर हैं, कहीं ना कहीं हमारे फेवरेट लाइब्रेरियन हैं स्कूल में। तो इसी तरीके से डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के जो फेवरेट गुरु हुआ करते थे एडवर्ड वी रॉस हुआ करते थे, जिनको उन्होंने लाइब्रेरी साइंस 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को जो पहला एडिशन था उनको समर्पित किया था। क्लियर है। दूसरी मैं बात करूं कि इनके जो प्रस्तावना की, अब देखिए इनका जो प्रस्तावना है और भूमिका है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भूमिका की कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भूमिका किसकी रही? तो देखिए भूमिका रही थी WCB शेयर्स की। किसकी भूमिका रही थी? WCB शेयर्स, WCB शेयर्स की भूमिका, WCB शेयर्स की क्या रही थी? भूमिका रही थी। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक का निर्माण हुआ था उसमें भूमिका रही थी WCB शेयर्स की, जिसकी प्रस्तावना लिखी थी PS स्वामीनाथन। PS स्वामीनाथन के द्वारा प्रस्तावना लिखी गई थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना PS स्वामीनाथन के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के दूसरे एडिशन की। तो दूसरा जो एडिशन है इसका एडिशन नंबर 2, इसका एडिशन नंबर 2 है एडिशन। तो जो इसका एडिशन है वो एडिशन आया था कब? 1957 में। ठीक है, 1957 में ये दूसरा एडिशन आया था और कहीं ना कहीं ये जो दूसरा एडिशन इनका आया था तो इसको समर्पित किया था डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने अपनी दूसरी पत्नी, सॉरी पहली पत्नी रुक्मणी जी के लिए। ठीक है, किसके लिए समर्पित, किसके लिए किया था? रुक्मणी जी के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके बारे में अपन ने पूरी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसका एक रीप्रिंट एडिशन भी आया। वो कब आया था? रीप्रिंट एडिशन की अगर मैं बात करूं तो रीप्रिंट जो एडिशन है वो कब आया था? 2006 में। 2006 में इसका रीप्रिंट एडिशन आया था और उसका प्रकाशन आज कर रहा है कौन? सर्ल। कौन कर रहा है? सर्ल। सर्ल इसका प्रकाशन कर रहा है। ठीक है, सर्ल के द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। सर्ल नाम की एक संस्था है, शारदा रंगानाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस, शारदा रंगानाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, उसके द्वारा जो रीप्रिंट एडिशन है 2006 में आया, उसका
प्रकाशन ये कर रहा है। अब मैं बात करता हूं दोबारा से 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की। तो देखिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पंचसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पंचसूत्र मीन्स इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं 5 लॉज। क्लियर है। दूसरा अपन बात करते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो प्रकाशन है किसके द्वारा किया गया, किसकी पुस्तक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो किसकी थी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। फिर मैं बात करता हूं कि इसका जो प्रतिपादन है, इसका प्रतिपादन कब किया गया था, तो इसका प्रतिपादन किया गया था 1928 में, जो किया गया था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई का नगर में। ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके प्रकाशन की। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था पहली बार, तो ये कब हुआ था, 1931 में। ठीक है। इसके जो प्रकाशन करता थे, प्रकाशन का जो एक पब्लिकेशन बना हुआ था, तो वो किसने किया था, माला ने, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया था। ठीक है। अब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो इनकी पहली पुस्तक हुआ करती थी, तो उसको समर्पित किया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एडवर्ड बी रॉस के लिए। क्लियर है। दूसरा है कि जो ये पुस्तक थी, इस पुस्तक की भूमिका किसने लिखी, तो भूमिका लिखी थी डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स ने। अब डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स की मैं बात करता हूं, तो डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु हुआ करते थे। पुस्तकालय विज्ञान के गुरु इस तरीके से हुआ करते थे कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जब पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको विस्तृत ज्ञान के लिए जब लंदन भेजा गया था, तो लंदन में उनको जाके उनके गुरु मिले थे डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स। तो इसलिए पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के गुरु डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स को ही कहा जाता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं इनके प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना जो है पी.एस. स्वामीनाथन के द्वारा इसकी प्रस्तावना लिखी गई थी। ठीक है। मैं बात करता हूं यहाँ दूसरे एडिशन की। तो दूसरा जो एडिशन था, इसका सेकंड जो एडिशन के रूप में इस पुस्तक को लाया गया, तो ये जो एडिशन था ये कब आया था, 1957 में। क्लियर है। 1957 में ये एडिशन आया था। अब ये जो एडिशन था, ये एडिशन जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, उन्होंने समर्पित किया अपनी पहली पत्नी रुक्मणी जी को। क्लियर है। अपनी पहली पत्नी रुक्मणी जी को यह समर्पित किया था, जिनकी शादी 1907 में जब हुई थी, उसके बाद में इनकी जो मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने दोबारा शादी की थी 1928 में। क्लियर है। 1929 में, 1928 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1929 में इन्होंने दोबारा शादी की थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रिंट एडिशन की। तो रिप्रिंट जो एडिशन है वो आया कब, 2006 में। तो 2006 में इसका रिप्रिंट एडिशन आया और उसका प्रकाशन किया था सर्ल ने। ये सर्ल नाम की एक संस्था है, सर्ल नाम की एक संस्था है, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। क्लियर है। इसके द्वारा किया गया क्या, इसका दोबारा रिप्रिंट एडिशन का प्रकाशन। क्लियर है। यहां बात हो गई हमारी मोटी मोटी एक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो पुस्तक बनी थी, वो किस तरीके से बनी थी, किस तरीके से इसका प्रतिपादन हुआ था, और किस तरीके से इस प्रतिपादन के साथ साथ इसका प्रकाशन हुआ था, और दूसरा एडिशन इसका कब आया, रिप्रिंट एडिशन इसका कब हुआ। तो ये सारी जानकारी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम की पुस्तक जो हुआ करती थी, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली पुस्तक थी, जिसका प्रकाशन 1931 में जो हुआ था, उसके बारे में अपन ने पूरी तरीके से जानकारी ली कि किस तरीके से इस पुस्तक में क्या क्या है और कौन कौन से प्रश्न इस पुस्तक के बारे में हमें देखने को मिल सकते हैं और बन सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारे प्रश्न जो है, सभी बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं साइड हट जाता हूं इनके लिए। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं, देखिए कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक है, उसका अहम रोल किस चीज के लिए है। तो देखिए दोस्तों, उसका अहम रोल की अगर अपन बात करें, तो उसका जो अहम रोल है वो है 5 लॉज, पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून, 5 नियम, 5 अधिनियम जिन्हें कह सकते हैं, वो है इस पुस्तक में जो दिया गया है, वो सब उसमें दिया गया है। 5 लॉज के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अब मैं 5 लॉज की बात करूं, तो 5 लॉज पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र जो है, 5 सूत्रों की अगर हम बात करते हैं, तो 5 सूत्रों में प्रथम सूत्र की मैं बात करूं कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। क्लियर है। पहला सूत्र क्या है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को दूसरा सूत्र है इसका, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले, पाठक मिले। चौथा सूत्र है
कि पाठकों का समय बचे, कहीं ना कहीं हम पाठकों का समय बचा के चलें। पुस्तकालय अध्यक्ष का एक ऐसा रोल होना चाहिए पुस्तकालय में कि वो कहीं ना कहीं जो पाठक, जो रीडर, जो यूजर जो हमारे पास आते हैं, उनका कहीं ना कहीं समय को वो बचा के चलें। क्लियर है? तो पाठकों का क्या बचे? समय बचे। पुस्तकालय क्या है? एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय क्या है? एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म आपको ये भी याद करके चलना है। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जीवित संस्था। जीवित संस्था के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी जो होती हैं, कहीं ना कहीं एक जीवित संस्था के रूप में कार्य करती हैं। क्लियर है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में अपन देखें तो पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पुस्तकों का उपयोग लेना और उपयोग के लिए हैं। ये सारी चीजें जो है एक पुस्तकालय अध्यक्ष के बल पर ही उनको उपयोग में लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं यदि आप एक स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी यूनिवर्सिटी आदि में जाते हैं और वहां पर आपको पुस्तकालय में, पुस्तकालय का लाइब्रेरियन अगर आपको बनाया जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कराने के लिए जो पाठक है, रीडर है, यूजर है, उनको लालायित करें और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करें एक लाइब्रेरी की तरफ से कि आप आइए और पुस्तकों का उपयोग कीजिए। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रथम जो सूत्र दिया था, तो प्रथम सूत्र जो दिया था कहीं ना कहीं पुस्तकें उपयोग के लिए कहा था। सभी सूत्रों को अपन डिटेल से पढ़ते जाएंगे। पहले अपन इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से कौन सा सूत्र काम में आता है। क्लियर है? आपको 5 सूत्र ये याद करने हैं, रटने हैं, कैसे भी मान लो। और रटने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि देखिए पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा सूत्र है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। यदि एक चीज बताइए कि पुस्तक में जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय जो होता है उसमें पाठक ही नहीं होगा तो पुस्तकें कहां से मिलेंगी? तो पहले एंट्री तो पाठक ही करेगा ना। तो पहला सूत्र कौन सा होगा? द्वितीय सूत्र। द्वितीय सूत्र की बात करूं, पाठक को पुस्तक मिले। अब देखिए डॉक्टर जो एस आर रंगनाथन है, इनके द्वारा ये चीज जो दी गई थी। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो हमारे पुस्तकालय विज्ञान के भारत में जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा एक बात बताई गई थी। एक त्रिमूर्ति कहा गया था। क्या कहा गया था? त्रिमूर्ति। किसको कहा गया था त्रिमूर्ति? वो कहा गया था त्रिमूर्ति कहा था किसको? वो कहा था पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कहा जाता है पाठक, पुस्तक और कर्मचारी को। क्लियर है? तो यहां डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये त्रिमूर्ति कहा पुस्तकालय विज्ञान की। अब मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे सीधा सीधा, पुस्तकालय विज्ञान की त्रिमूर्ति डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किसको कहा गया था? तो पाठक को, पुस्तक को और कर्मचारी को। क्लियर है? प्रश्न आ जाता है आपको इस तरीके का भी बन सकता है कि निम्न में से पाठक, निम्न में से पुस्तकालय की त्रिमूर्ति नहीं है। 3 ऑप्शन आपको ये दे दिए जाएंगे, एक अदर दे दिया जाएगा। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न आपको इस तरीके का भी बन सकता है कि निम्न में से त्रिमूर्ति, पुस्तकालय विज्ञान की त्रिमूर्ति नहीं है। एक चीज अलग दे दी जाएगी, एक चीज और तीसरी ये दे दी जाएगी। इस तरीके से घुमा घुमा के आपको निम्न प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की त्रिमूर्ति कहा किसको? पाठक, पुस्तक और कर्मचारी को। अब देखिए जो पाठक होता है, ये जो पाठक जो होता है, पाठक और ये पुस्तक, इस पाठक और पुस्तक को जो मिलाने का काम करती है, मिलाने का काम जो करता है वो कौन करता है? कर्मचारी करता है। कौन करता है? कर्मचारी करता है। कर्मचारी के द्वारा ये काम किया जाता है। कर्मचारी, कर्मचारी कौन होता है? लाइब्रेरी में उपस्थित लाइब्रेरियन, या फिर अदर लाइब्रेरी के नीचे अटेंडेंट लाइब्रेरियन,
या और भी जैसे नीचे होते हैं उनके लिए कर्मचारी शब्द को यूज लिया गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ रीडर की, यूजर की। तो रीडर या यूजर को मिलाने का काम कर्मचारी करता है, किससे? पुस्तकों से। पुस्तकों से मिलाने का कार्य कौन करता है? कर्मचारी करता है। क्लियर है? तो ये सूत्र जो है, ये सूत्र इस चीज के लिए ही दिया गया है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक से मिलाने का कार्य जो कौन करता है? कर्मचारी करता है। तो दूसरा नियम आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा कि जब पाठक पुस्तकालय में आएगा तभी जाके उसको पुस्तक मिलेंगी। दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम की मैं बात करता हूं कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो अब रीडर वहां पहुंच चुका है, यूजर वहां पहुंच चुका है, पाठक जो है वहां पर पहुंच चुका है। तो अब पाठक को जरूरत होती है पुस्तकों की। तो कहीं ना कहीं एक पाठक जो होता है मन में पहले ही ये चीज लेके चलता है कि मैं पुस्तकालय में जाऊंगा और वहां जाने के बाद मुझे इस पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पहुंच गया पाठक। तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो पाठक वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद जो पुस्तक का उसको पाठक मिले। अब वहां पर पहुंच गया, पाठक हो गया, पाठक वहां पहुंच गया, तो पुस्तक जो है उस पुस्तक को कौन मिल जाएगा? पाठक मिल जाएगा। तो तीसरा जो सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। पुस्तक को वहां कौन मिल गया? पाठक मिल गया। क्लियर है? चौथा सूत्र जो है इसका, चौथा सूत्र है पाठकों का समय बचे। तो कहीं ना कहीं सेव द टाइम ऑफ द रीडर। क्लियर है? यहां पाठकों का समय बचे। पाठकों को क्या बचाया जा रहा है? यहां टाइम बचाया जा रहा है कि एक रीडर, एक यूजर लाइब्रेरी में आता है और लाइब्रेरी में आने के बाद उसके मन में ये रहता है कि मैं पुस्तकालय में जाऊंगा और जाने के बाद मुझे वहां एक लाइब्रेरियन मिलेगा और लाइब्रेरियन की हेल्प से मैं मेरी पुस्तक प्राप्त करूंगा। तो कहीं ना कहीं वहां वो जाएगा, जाने के बाद लाइब्रेरियन से मिलेगा और मिलने के बाद वो अपनी डिमांड रखेगा कि ये तरीके की मुझे पुस्तक चाहिए। आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक कोई शॉप पर जा रहे हैं, कोई मान लीजिए आप परचूने की दुकान पर ही जा रहे हो, तो वहां जाके आप डिमांड करते हो कि मुझे इलायची चाहिए। तो इलायची चाहेंगे तो ये तो नहीं कि आप वहां देख के इलायची देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार होता है उसको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। तो ये चीज डिसाइड करता है वहां एक लाइब्रेरियन एज ए रीडर, एज ए पुस्तक के रूप में कि ये जो रीडर यहाँ पर आया है उसको पुस्तक तक किस तरीके से मिलाया जाए इनको। ठीक है, तो इस तरीके का काम है, उसका प्रोसेस है जो जल्दी हो जाएगा और उसके कारण ही पाठक को क्या बचेगा? समय बचेगा। क्लियर है? अब समय की अपन बात करें तो उसमें कई सारी वेगार्ड्स लगी हुई होती हैं। वेगार्ड्स का मतलब होता है कि कई सारे ऐसे एरो चिन्ह, कई सारी ऐसी, जैसे आप कहीं भी जाते हो, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एनएच पर निकल रहे हो, तो कई सारे एनएच जो होते हैं उन एनएचओ पर होटलों के बारे में लिखा रहता है कि ये होटल इतनी दूरी पर, आगे चलते जाओगे तो ये इतनी दूरी पर इतना है, इधर की साइड है। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक वे गाइड्स के रूप में काम कर रहा है। तो इसी तरीके से वे गाइड्स जो होती हैं, वे गाइड्स होती हैं जो चौथे रूल को फॉलो करती हैं और चौथे रूल को फॉलो करने के साथ साथ पाठकों को क्या बचाती हैं? समय को वो बचाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करूं कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो दोस्तों ये बात करते हैं पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था के रूप में। तो वर्धनशील संस्था की अपन बात करें तो वर्धनशील संस्था का मतलब होता है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ जीवित संस्था, जीव विज्ञान से संबंधित होती है वर्धनशील संस्था। अब मैं बात करता हूं वर्धनशील संस्था की। तो पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती हैं और आने के साथ साथ धीरे धीरे पुस्तकालयों में इतनी सारी पुस्तकें हो जाती हैं कि उनको रखना, पुस्तकालय में वृद्धि साथ साथ होती जाती है और कहीं ना कहीं पुस्तकालयों में उनका उपयोग बढ़ता जाता है और पुस्तकालय में पुस्तकों की एंट्री ज्यादा होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पुस्तकालय पूरा पुस्तकों से भर जाता है। तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय भी क्या है? एक वर्धनशील संस्था है। अब पुस्तकालय वर्धनशील संस्था के साथ साथ मैं बात करता हूं यहाँ कि पुस्तकालय वयस्क अवस्था एवं बाल अवस्था दो प्रकार के रूप में इनको पढ़ सकते हैं। वयस्क अवस्था की मैं बात करूं तो एक होता है स्पष्ट दृष्टिगोचर, एक होता है अस्पष्ट दृष्टिगोचर। तो दोनों को इस तरीके से डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे 5 लॉज में। तो 5 लॉज जो इसका क्या था? पुस्तकालय क्या है? एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, तो आपको पांचों नियम 1 बाय 1 याद करने हैं कि मैं पूछूंगा, डायरेक्ट प्रश्न आपको इस तरीके से आ जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम निम्न में से है। आपको 4-5 नियम दिए जाएंगे, आपको छांटना होगा कि तीसरा नियम कौन सा है। ठीक है, आपको प्रश्न आएगा कि पुस्तकालय निम्न में से पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम कौन सा है। आपको सीधा सीधा याद रहेगा पुस्तकें उपयोग के लिए हैं
और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था के लिए। तो 1 और 5 दोनों जो नियम है, दोनों नियम कहीं ना कहीं आपको याद रह जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होगा आपको इन दो नियमों में, पाठक दूसरे नियम में और तीसरे नियम में। यदि आपको दूसरे नियम और तीसरे नियम का प्रश्न आता है तो मैंने उसके लिए आपको एक एज ए ट्रिक के रूप में या ऑथेंटिक रूप में भी अपन कह सकते हैं कि किस तरीके से, तो दूसरे में सिर्फ ये होगा कि पहले पाठक आएगा पुस्तकालय में, तब जाके वो पुस्तक से मिलेगा, फिर उसके बाद में जो होगी पुस्तक तो उसको पाठक मिलेगा। क्लियर है? तो इन दोनों को इस तरीके से भी अपन याद करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से पांचों नियमों को आपको याद करना है कि कोई सा भी नियम किस तरीके से बीच में से उठ के आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाठकों का समय बचे, निम्न में से पाठकों का समय बचे पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम है, कौन सा लो है, तो आपको लो आएगा कौन सा, चौथा नियम। क्लियर है? तो ये हो गए पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। अब मैं बात करता हूं 1 बाय 1 एक एक नियम की कि किस तरीके से इस नियमों में क्या क्या होता है अंदर। क्लियर है? अब मैं चलिए बात करता हूं यहां प्रथम सूत्र की। प्रथम सूत्र की मैं बात करूं तो बुक्स आर फॉर यूज। प्रथम सूत्र सिर्फ इसका यही है कि बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। तो पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, क्या उपयोग के लिए हैं, पुस्तकें 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 उपयोग के लिए हैं। ये कौन सा रूल है, प्रथम नियम। पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कौन सा नियम है, पहला नियम है। अब मैं पहले नियम में बात करता हूं कि पुस्तकालय के भवन की स्थिति। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको डायरेक्ट इस तरीके का आ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आपको प्रश्न डायरेक्ट इस तरीके का आ जाएगा कि पुस्तकालय विज्ञान की भवन की स्थिति के बारे में कौन से नियम में बताया गया है। तो आपका आंसर आएगा प्रथम सूत्र में या प्रथम नियम में। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि पुस्तकालय भवन की स्थिति। तो पुस्तकालय जो भवन होता है, एक अब मान लीजिए आपका एक विद्यालय है, पूरे विद्यालय का ये कैंपस है, ठीक है, ये इसका प्रवेश द्वार है। तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रवेश द्वार के साथ साथ जो पुस्तकालय जो भवन होता है, उस भवन की स्थिति की अपन बात करें तो पुस्तकालय भवन जो होता है बिल्कुल विद्यालय के बिल्कुल केंद्र में होता है। एकेडमिक लाइब्रेरीज जो होती हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज में जो विद्यालय का सेंटर है, विद्यालय का सेंटर है, वहां पर लाइब्रेरी उपस्थित होती है। और पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो पब्लिक लाइब्रेरी जैसे मान लीजिए एक सिटी को लेकर अपन बात करें तो सिटी में उपस्थित जो बीच का केंद्र है, जहां से हर तरीके का पाठक वहां आसानी से पहुंच सके और जल्दी पहुंच सके, तो वहां उस पुस्तकालय को बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये विद्यालय कैंपस है, तो विद्यालय कैंपस के घुसते ही आपको पुस्तकालय दिखना चाहिए, और मिडिल में सबसे बीच में ये पुस्तकालय होना चाहिए, और अदर डिपार्टमेंट इसके चारों तरफ, जैसे क्लासों को ले लीजिए तो क्लासें इसके चारों तरफ इस तरीके से होनी चाहिए, बाद में ऑफिस वगैरह जो भी है इस तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। तो जो एक भवन की जो स्थिति की मैं बात करूं कि पुस्तकालय भवन की स्थिति, तो भवन की स्थिति होनी चाहिए विद्यालय के बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में। क्लियर है? ताकि पाठक वहां डायरेक्ट आए, कक्षाएं भी उससे सीधी सीधी जुड़ी हुई हो कहीं ना कहीं, और एक जो विद्यालय या स्कूल जो होते हैं, कॉलेज जो होते हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटों में जो ऑफिस है उनकी, वो ऑफिस भी कहीं ना कहीं उनसे जल्दी में कनेक्टिविटी बना सके। तो इस तरीके से उसको मिडिल में होना चाहिए, किसको, एक पुस्तकालय के भवन को। ठीक है, पुस्तकालय के भवन को बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, कि ताकि हर तरीके का पाठक, टीचर और स्टूडेंट, टीचर या कोई भी जो पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए लालायत है, तो वो आसानी से वहां पहुंच सके, और पुस्तकालय की भवन की स्थिति इस तरीके से हमारे पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र की क्या करती है, पालना करती है। इससे क्या होता है कि जो पुस्तक है उनका उपयोग होता है, और कहीं ना कहीं पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। क्लियर है? दूसरी मैं बात करता हूं कि पुस्तकालय के कार्यकाल, पुस्तकालय के कार्यकाल, पुस्तकालय का जो कार्यकाल है, पुस्तकालय का कार्यकाल जो है, कहीं ना कहीं पुस्तकालय का कार्यकाल का एक समय होना चाहिए। देखिए स्कूलों में हर तरीके की क्लास चलती है,
तो स्कूलों में देखिए स्पोर्ट्स क्लास भी होनी चाहिए, उसी तरीके से एक लाइब्रेरी की क्लास भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए वहां पर एक प्रिंसिपल जो होता है, स्कूल का मालिक वहां पर जो होता है, वो मान लीजिए आपको वहां इस तरीके का कोई संचालन नहीं है, और मान लीजिए आप वहां एक एज ए लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप वहां जाइए और प्रिंसिपल सर को वहां जाके बोलिए कि सर एक पुस्तकालय का भी एक ऐसा पीरियड लगाइए, आप ज्यादा नहीं तो 7 दिन में एक पीरियड हर क्लास का लगाइए। ऐसा नहीं है कि एक पीरियड लगातार ही लगाइए, लेकिन ज्यादा नहीं तो एक पीरियड हर सप्ताह के हिसाब से एक क्लास का लगाइए, ताकि जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का उपयोग बढ़ सके। जो पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में है, यदि मान लीजिए हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पाठक जो हैं वो लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पाएंगे, लाइब्रेरी के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो पुस्तकों का क्या नहीं हो पाएगा, उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये रूल फॉलो करता है 1। क्लियर है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, तो ये पुस्तकों के कार्यकाल का समय एक निर्धारित होना चाहिए, उसको लेके यहां प्रथम सूत्र की पालना करता है ये। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं यहां पुस्तकालय उपकरण, फर्नीचर एवं प्रकाश की। दोस्तों बात करते हैं हम यहां पुस्तकालय उपकरण, फर्नीचर और प्रकाश की। तो पुस्तकालय उपकरण और फर्नीचर प्रकाश में अपन बात करें फर्नीचर की, तो देखिए दोस्तों, आप लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में जाने के बाद वहां आप रीडिंग रूम देखोगे, तो रीडिंग रूम जो होता है वो इस तरीके का बना हुआ होना चाहिए ताकि एक जो पाठक होता है उस पाठक को आसानी हो सके, पाठक एक लॉन्ग टाइम तक वहां बैठने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का फर्नीचर वहां पर उपस्थित होना चाहिए। अब मैं बात करूं फर्नीचर की, तो फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए, लेकिन इतना भी आरामदायक नहीं होना चाहिए कि वहां लाइब्रेरी में जो यूजर है वो जाए और जाके सो जाए। ठीक है? तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय का जो फर्नीचर है वो फर्नीचर कैसा होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। ठीक है? और दूसरा मैं बात करूं कि यहाँ उपकरणों की, तो उपकरणों में लेकिन बात करते हैं कि हम पुस्तकालय की रैक्स की बात करते हैं। लाइब्रेरी में रखी हुई रैक्स जो होती हैं उनकी हाइट की अपन बात करें तो उसकी जो लाइब्रेरी का एक स्टैंडर्ड हाइट जो होती है लगभग 5 फुट की जो होती है, उस तरीके की रैक वहां बनी हुई होनी चाहिए। ऐसी लंबी वाली बड़ी वाली रैक नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पाठक जो होता है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए और पुस्तकों को निकाल कर देख भी नहीं पाए। क्लियर है? तो इसलिए जो पुस्तकालय की जो रैक्स जो होती हैं, पुस्तकालय में जो न्यूज़पेपरों की जो रैक जो होती हैं, पत्र पत्रिकाओं की रैक होती हैं, पुस्तकों की जो रैक होती है, उनका एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए और उस लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से उनको सेट किया जाना चाहिए। तो इस तरीके का होना चाहिए पुस्तकालय के उपकरण। क्लियर है? ताकि क्या हो सके, पुस्तकें का जो पुस्तक है उनका उपयोग बढ़ सके। मान लीजिए एक पुस्तकालय की रैक पुस्तकालय में रखी हुई है और उसकी हाइट 6 फुट तक है, और एक मान लीजिए 4 फुट की लड़की वहां पहुंच जाती है, तो 4 फुट की लड़की वहां जाके क्या उस रैक को देख सकती है? वहां तक पहुंच के उस किताब को, ऊपर वाली जो किताब है, मान लीजिए उसके काम की किताब ऊपर वाली रैक में ही रखी हो, तो क्या कभी वो वहां किताब तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। तो आपको सुविधा इस तरीके से देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पुस्तकों की जो रैक है उनका एक स्टैंडर्ड साइज लाइब्रेरी के हिसाब से बना हुआ होता है, उस तरीके से इसका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो पालन करता है ये करता है प्रथम सूत्र की, तभी से उसका पुस्तकों का उपयोग बढ़ सकेगा। ठीक है? अब मैं बात करता हूं यहां प्रकाश की। तो देखिए प्रकाश की मैं बात करता हूं तो प्रकाश इस तरीके से होना चाहिए, उसकी जो लाइटिंग व्यवस्था होनी चाहिए, तो लाइटिंग व्यवस्था उसकी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो जैसे आप पुस्तकालय में एंट्री करें तो वहां की जो लाइट है, लाइट जो वहां की है, तो लाइट इस तरीके की होनी चाहिए कि वहां पर आपको हर चीज स्पष्ट दिखे। ऐसा नहीं कि वहां अंदर घुसे और अंदर जाते ही आपको अंधेरा लग रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि कहीं गिर ना जाए। तो ऐसे पुस्तकालय नहीं होने चाहिए। पुस्तकालयों में कहीं ना कहीं इस तरीके का होना चाहिए। अगर मान लीजिए पाठक वहां जाएगा तो वहां लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है तो पाठक एक बार आएगा दोबारा वहां फटकेगा भी नहीं। तो ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कि पुस्तकालय की शोभा किससे बढ़ती है? पाठकों से। अब वहां पाठक ही नहीं आएगा तो क्या नहीं हो पाएगा? पुस्तकों का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो फॉलो करता है नियम कौन सा? प्रकाश के लिए कौन सा फॉलो नियम करता है? नियम नंबर 1। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं पुस्तक चयन तथा उसके रखरखाव की स्थिति की। देखिए पुस्तक चयन के साथ रखरखाव की बात हो रही है, पुस्तक चयन की बात नहीं हो रही है। तो पुस्तक चयन के साथ साथ उसके रखरखाव की स्थिति, तो रखरखाव की स्थिति उसकी इस तरीके की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जैसे पुस्तकालय जो है
पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी हुई है उनका अरेंजमेंट उनका इस तरीके से होना चाहिए कि पाठक वहां आए और आने के बाद उसको ये लगे कि यहाँ हर चीज एक सिस्टमेटिक है, हर चीज वहां जाके अगर वो लाइब्रेरी कैटलॉग से भी अगर वो देखे तो उसको आसानी से मिल सके। देखिए पुस्तकालय में जो कैटलॉग पद्धति होती है कहीं ना कहीं पाठक को उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहिए। इस तरीके से इसका वर्गीकरण, इस तरीके से इनका सूचीकरण हुआ है। कैटलॉग एंड क्लासिफिकेशन दोनों के बारे में ही कहीं ना कहीं बता के चलना चाहिए एक लाइब्रेरियन को अपने रीडरों के लिए, ताकि पुस्तकों का उपयोग और भी बढ़ सके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पुस्तक प्रदर्शन की। तो देखिए पुस्तक प्रदर्शन की मैं बात करूं तो इसमें सीधी सीधी बात आती है प्रदर्शन। हिंदी में डायरेक्ट प्रदर्शन का अर्थ होता है कि किसी चीज को अपन दर्शाना। तो किसी चीज को क्या, यहां बात हो रही है किसकी, पुस्तकों की। तो पुस्तकों को दर्शाना मतलब किसमें दर्शाओगे आप, डिस्प्ले। पुस्तकालय में एक होती है लाइब्रेरी डिस्प्ले, जो कहीं ना कहीं ऊपर आपकी डिस्प्ले के रूप में जो कवर पेज होता है उसको वहां लगाया जाता है। और लगाने के बाद जैसे मान लीजिए एक नई किताब आती है और नई किताब जो आती है तो नई किताब का पाठक को पता थोड़ी चलेगा, कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरियन ही उसको बताएगा कि यहां पर नई किताब इस तरीके से उपस्थित हुई है, तो उसका कवर पेज उतारेगा। उतारने के बाद वहां डिस्प्ले पर उसका लगा दिया जाएगा, जिसे लाइब्रेरी डिस्प्ले कहते हैं। और लाइब्रेरी डिस्प्ले के लगाने के बाद जब पाठक उसमें एंट्री करेगा तो देखेगा कि नई पुस्तक ये आई हुई है, और जिस पाठक के वो काम की पुस्तक होगी तो कहीं ना कहीं वो पाठक उस पुस्तक को लेगा और पढ़ने की इच्छा बताएगा लाइब्रेरियन को। तो वो वहां उपयोग हो गया किसका, पुस्तक का। क्लियर है, तो क्या हो गया, पुस्तक का प्रदर्शन लाइब्रेरी डिस्प्ले के रूप में क्या हो गया, पुस्तक का प्रदर्शन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूं या निधानियों की। निधानियों का पुस्तकों का व्यवस्थापन। देखिए निधानियों पर, दर नहीं है ये, पर है, निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। तो देखिए निधानी सेल्फ जो होती है, रैक्स जो होती है, उस पर पुस्तकों का व्यवस्थापन किस तरीके से होने चाहिए। तो उस पर पुस्तकों का जो व्यवस्थापन है कैटलॉग रूप से एंड क्लासिफिकेशन रूप से कहीं ना कहीं बहुत व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ताकि पुस्तक वहां, ताकि जो पाठक हैं वो वहां आए और उनको अपनी पुस्तकें आसानी से मिल सके। तो क्या होता है, उससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। क्लियर है। बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट रूल की। फर्स्ट रूल में आपको मैंने बता दिया कि पुस्तकों में भवन की स्थिति किस में आती है, प्रथम सूत्र में आती है। दूसरा, पुस्तकालय के कार्यकाल का जो समय का एक जो निर्धारण होता है उसको किसके आधार पर कर सकते हैं, प्रथम सूत्र के आधार पर, तभी उसकी जाके पुस्तकों का उपयोग बढ़ सकता है। बुक्स आर फॉर यूज तभी हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पुस्तकालय उपकरण, फर्नीचर और प्रकाश की। तो कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं किसका, प्रथम सूत्र की ये पालना करके चलते हैं। ठीक है, पुस्तक चयन के साथ उनकी रखरखाव की स्थिति, निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन। ठीक है, ये दोनों चीज डिपेंड करती हैं पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र पर। लाइब्रेरी डिस्प्ले जो होती है फॉलो करती है किसको, प्रथम सूत्र को। क्या हो रहा है, इससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ रहा है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि इसका जो सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो पुस्तकें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पुस्तकालय में कहीं ना कहीं बजट आता है 4-5 हजार रुपए का, तो उस 4-5 हजार रुपए का जो बजट आता है वो इस तरीके से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि जो पाठक जो होते हैं उस पाठकों के लिए जो पुस्तकें आप मंगाएं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं कि एक ही पुस्तक 4-5 हजार रुपए की आ जाए। पुस्तक आनी चाहिए 10, 20 या 30 की रेंज में, 3,000 तक की जैसे मान लीजिए, तो 30 पुस्तकें आप 100-100 रुपए की ले आओ। तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय विज्ञान के ये पहले नियम की इस तरीके से पालना करता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि पुस्तकालय विज्ञान के नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैं बात करूं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर जाए तो अगर पाठक जैसे वहां पर आता है, आने के बाद अगर उसमें कोई रूल रेगुलेशन पुस्तकालय के अंदर नहीं बने हुए हैं तो पाठक अपनी मनमर्जी करता है और वहां जाके जैसा भी चाहता है वो ऐसा करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि पुस्तकालय के लिए वो क्या बनाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, उसके आधार पर ही पुस्तकालय चलता है और पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। ठीक है, तो फॉलो करता है कि पुस्तकों का उपयोग के बढ़ेगा तो क्या होगा, नियम और विनियम से क्या होगा, पुस्तकों का उपयोग बढ़ेगा और फॉलो करेगा फर्स्ट लोग। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यहाँ
दो चीजें ऐसी बताई गई हैं, जैसे इस जो पहला जो नियम है, पहला नियम क्या है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पहला नियम क्या है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। अब देखिए, ये जो प्रथम जो फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट जो लॉ है लाइब्रेरी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट लॉ है, कौन सा, पुस्तकें उपयोग के लिए। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, जो हमारे पुस्तकालय विज्ञान के भारत में जनक जो हैं, उन्होंने इस जो लॉ है, ये जो फर्स्ट लॉ जो है पुस्तकें उपयोग के लिए है, उसको ट्रिबल टूरिज्म की संज्ञा दी गई है। ट्रिबल टूरिज्म मतलब सबसे कम उपयोगी। ट्रिबल टूरिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे कम उपयोगी, सबसे कम उपयोगी। कौन सा सूत्र, पहला सूत्र। पहले सूत्रों को कहीं ना कहीं डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने सबसे कम उपयोगी बताया है। बात करते हैं हम पांचवें सूत्र की, तो पांचवा जो सूत्र है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने पांचवें जो सूत्र है, उस पांचवें सूत्र को कहीं ना कहीं सबसे अधिक उपयोगी बताया है। ठीक है, प्रश्न डायरेक्ट आता है, ट्रिबल टूरिज्म की संज्ञा कौन से नियम को दी गई है, तो कौन से को दी गई है, प्रथम नियम को। क्लियर है। प्रश्न आता है आपका, ट्रिबल टूरिज्म डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने कौन से सूत्र को कहा है, तो कहा किसको है, पहले सूत्र को। प्रश्न आता है आपको कि ट्रिबल टूरिज्म की संज्ञा प्रथम सूत्र को किसके द्वारा दी गया है, तो वो किसके द्वारा दी गई है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जो है, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के जो प्रथम नियम है, उसको यहां तक कहा है कि कितना सरल, कितना हल्का एवं कितना प्रजनक जो सूत्र है, कौन सा है, प्रथम। प्रथम सूत्र के लिए भी ये लाइन डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने बोली है। किसने बोली है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जो है, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के फर्स्ट लॉ के लिए ये लाइन बोली है। कौन सी, कितना सरल, कितना हल्का, कितना प्रजनक है, कौन सा रूल, फर्स्ट लॉ। ठीक है, दूसरा है ट्रिबल टूरिज्म की संज्ञा दी है, सबसे कम उपयोगी कहते हैं इसको, किसने दी है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने इसको क्या दी है, ट्रिबल टूरिज्म की संज्ञा दी है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पहले लॉ की, तो पहला लॉ आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि किस तरीके से पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला नियम है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, उसको कौन कौन सी चीजें फॉलो करती हैं। देखिए, प्रश्न की जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है, प्रश्न पूछने का तरीका आपको सीधा सीधा आ जाएगा कि पुस्तकालय भवन की जो स्थिति है, पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के कौन से रूल्स को फॉलो करती है, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, फर्स्ट लॉ को। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं कि लाइब्रेरी डिस्प्ले जो होती है, लाइब्रेरी डिस्प्ले जो होती है, कौन से रूल को फॉलो करती है, तो वो फॉलो करती है प्रथम रूल को। तो आपको ये सीधे सीधे याद कर लेने हैं कि कौन प्रथम रूल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यहाँ प्रश्नों में ही कि आप मान लीजिए कि पुस्तकालय के नियम और विनिमय के बारे में किस रूल में बताया गया है, तो किस रूल में बताया गया है, फर्स्ट लॉ में बताया गया है। ट्रेवल टूरिज्म की संज्ञा किस लॉ को दी गई है, तो किस लॉ को दी गई है, फर्स्ट लॉ को दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा दी गई है। क्लियर है। तो यहां तक आपकी सारी बातें हो गई हैं, कितना सरल, कितना हल्का, कितना प्रजनक जो शब्द है, ये किस लॉ के लिए यूज लिया गया है, तो ये किस लॉ के लिए यूज लिया गया है, फर्स्ट लॉ के लिए यूज लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा लिया गया है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सेकंड लॉ की। तो देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का अपन ने प्रथम लॉ पढ़ लिया है, उसके बाद में अपना शुरू होता है द्वितीय सूत्र। कि द्वितीय सूत्र क्या होता है, तो द्वितीय सूत्र को याद करने का मैंने आपको सीधा सीधा तरीका बताया कि पहले पाठक वहां जाएगा, तब जाके उसको पुस्तक मिलेगी। तो उस द्वितीय रूल को कि प्रत्येक पाठक को उसकी
पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक, ठीक है, क्या है, एवरी रीडर, तो रीडर को क्या मिलेगी, बुक, क्या मिलेगी रीडर को, बुक, तो प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिलेगी, पुस्तक मिलेगी। ये कौन सा रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया, ठीक है। दूसरे रूल में बात करता हूं कि ये दूसरा रूल जो है, अगर देखिए इस रूल में कहीं ना कहीं दायित्व की बात आ जाती है, कर्तव्य की बात आ जाती है, तो आप मान लीजिएगा पुस्तकालय विज्ञान के अंदर दायित्व की, कर्तव्य की अगर बातें आती हैं तो आपका आंसर वहां सीधा सीधा द्वितीय सूत्र से होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं द्वितीय सूत्र में राष्ट्र के कर्तव्य। अब देखिए राष्ट्र के कर्तव्य का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट का क्या पुस्तकालय विज्ञान में योगदान रहता है, पुस्तकालय विज्ञान में गवर्नमेंट के क्या दायित्व रहते हैं, तो इन सब चीजों को लेके अपन चलते हैं। तो ये जो रूल फॉलो करता है, दायित्व की अगर बात होती है तो दायित्व की बात होने का मतलब सीधा सीधा सेकंड लॉ से है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि दायित्व, राष्ट्र का दायित्व, तो राष्ट्र के दायित्व में मैं बात करता हूं वित्त की व्यवस्था। अब देखिए पुस्तकालय जो होते हैं, पुस्तकालयों में वित्त की जो व्यवस्था होती है वो कहां से होती है, पब्लिक लाइब्रेरीज का नाम आपने सुना ही होगा। पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं उनमें वित्त की जो व्यवस्था होती है वो किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है वित्त की व्यवस्था, वो व्यवस्था होती है पुस्तकालय उपकर। देखिए एक बात करते हैं अपन यहां टैक्स की, तो टैक्स का गवर्नमेंट के पास क्या होता है, टैक्स होता है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है कहां से आता है, टैक्स से आता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है, और उस टैक्स में भी पुस्तकालय का जो एक हिस्सा होता है, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो उन स्टेटों में पुस्तकालय लाइब्रेरी जो एक्ट लागू किए गए, उन एक्टों के साथ साथ टैक्स के साथ ही उन पुस्तकालयों के बजट को जोड़ लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो वित्त की व्यवस्था है वो किससे होती है, पुस्तकालय उपकर से, पुस्तकालय उपकर को, जिसको अपन बोलते हैं लाइब्रेरी कैसे, ठीक है, लाइब्रेरी कैसे। अब पुस्तकालय जो उपकर होते हैं, एक नॉर्मल टैक्स होता है, नॉर्मल टैक्स को बोलते हैं इनकम टैक्स, जो भी है। पुस्तकालयों में अगर अपन बात करें तो पुस्तकालयों में बात करते हैं किसकी, पुस्तकालय उपकर की। अभी एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि पुस्तकालय जो उपकर होता है, पुस्तकालय उपकर का जो पुस्तकालय जो उपकर में वित्त की जो व्यवस्था होती है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन से रूल को फॉलो करता है, तो वो फॉलो करता है सेकंड लॉ को, ठीक है। सेकंड लॉ में मैं बात करूं एवरी रीडर हिज बुक, ठीक है। तो वित्त की व्यवस्था से मतलब हो गया पुस्तकालय उपकर, उपकर का मतलब आप फॉलो कर रहे हैं किसको, द्वितीय रूल को, क्लियर है। तो ये प्रश्न का आंसर डायरेक्ट आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा है कि ये फॉलो करता है द्वितीय सूत्र को, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यह पुस्तकालय अधिनियमों की। तो देखिए लाइब्रेरी एक्ट बने हुए हैं, लाइब्रेरी एक्ट जहां तक की मैं बात करूं कि जो पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उपयोग के लिए ये बताया गया है। पहले इससे जो पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें लाइब्रेरी एक्टों के बारे में बताया कि लाइब्रेरी जो एक्ट है, लाइब्रेरी एक्ट भारत में अब तक कितने स्टेट में जारी हो चुके हैं, तो मैंने आपको बताया कि 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लग चुके हैं, 19 राज्यों में क्या लग चुके हैं, लाइब्रेरी एक्ट, 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लग चुके हैं। और 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्टों में जैसे बजट की मैं बात करूं, तो वित्त की व्यवस्था की मैं बात करूं, तो कई सारे स्टेट इनमें से कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो पुस्तकालय उपकर के माध्यम में पुस्तकालय को बजट की व्यवस्था करते हैं। ऐसे स्टेट लगभग 5 स्टेट हैं। एक स्टेट था पहले, 6 स्टेट हुआ करते थे जिसमें से गोवा को हटा दिया गया है, तो अब कितने बच गए, 5 राज्य। 5 राज्यों में क्या लगता है, पुस्तकालय उपकर लगता है। 5 राज्यों में क्या लगता है, पुस्तकालय उपकर लगता है। पहले गोवा में पुस्तकालय उपकर लगा करता था, लेकिन उसको अब खत्म कर दिया गया है, गोवा में से इसको हटा दिया गया है। तो अब 5 राज्य ही
केवल पुस्तकालय उपकर के अंदर अंतर्गत आते हैं। 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुके हैं। 20वां जो राज्य है एमपी जो है उसमें प्रस्तावित है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। क्लियर है? तो अपन ने ये चीज पहले वाली वीडियो में पढ़ ली थी। तो अपन बात करते हैं पुस्तकालय अधिनियमों की। तो पुस्तकालय अधिनियम भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए, उनको लाइब्रेरी कैसे के रूप में उनको कहीं ना कहीं बजट की व्यवस्था करके उनके पास रीडर जो होते हैं उनके पास पुस्तकों को पहुंचाया जाता है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं यहां श्रृंखलाबद्ध संगठन की। तो देखिए श्रृंखलाबद्ध संगठन का क्या मतलब होता है कि कोई भी संस्था हो, उसमें हर संस्था में अपर से लेके लोअर तक एक श्रृंखला चलती है, हेड से लेके नीचे तक। तो उस तरीके की श्रृंखला उसमें बनाई जाए कि सबसे पहले पुस्तकालय जो होता है, पुस्तकालय के नीचे पुस्तकालय अध्यक्ष उसमें सबसे प्रमुख होता है। समितियां बनती हैं, समिति के आधार पर सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल उस लाइब्रेरी कमेटी का अध्यक्ष होता है। इस तरीके से लाइब्रेरी कमेटी बनाने के बाद उसके बजट को पेश किया जाता है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी जैसे उसका स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ करता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के जो समय इन सारी एक कमेटी बनती है और कहीं ना कहीं उस कमेटी बनने के साथ ही उसका स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ करता है। ठीक है? तो उसके लिए अपन को क्या होनी चाहिए? एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था, श्रृंखलाबद्ध संगठन का होना बहुत जरूरी होता है, जो फॉलो करता है कौन से रूल को? दूसरे रूल को। ठीक है? मैंने आपको बात करी कि जहां दायित्व की अगर बात आ गई तो दायित्व की बात आ गई, गवर्नमेंट की अगर बात आ गई तो वो फॉलो करेगा सेकंड लॉ को। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तकालय अधिकारियों का दायित्व। तो देखिए पुस्तकालय अधिकारियों का क्या दायित्व होता है? पुस्तकालय अधिकारियों में लाइब्रेरी जो होती है उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है उसके साथ साथ अदर जो कमेटी में लोग जुड़ते हैं उनको बोलते हैं अपन पुस्तकालय अधिकारी। पुस्तकालय अधिकारी से लाइब्रेरी कमेटी बनी। स्कूल की लाइब्रेरी कमेटी, स्कूल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अब मैं बात करता हूं अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की। तो अपर प्राइमरी में होता है प्रधानाचार्य, सॉरी प्रधानाचार्य नहीं, एक जो हेडमास्टर जो होता है वो होता है अपर प्राइमरी स्कूल में। प्रिंसिपल होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो जो उनका स्कूल का जो हेड होता है वही लाइब्रेरी कमेटी का हेड होता है। तो कहीं ना कहीं वो कमेटी जब पुस्तकालय समिति जो बनती है उस समिति की जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो पुस्तक चयन करें तथा उसमें अधिकारियों के लिए कर्मचारियों को चुनाव करें और चुनाव करने के बाद पुस्तक का चयन करें। तो ये जो रूल है, ये जो चीज है, ये रूल को फॉलो करती है सेकेंड रूल को। क्लियर है? सेकेंड रूल को ये फॉलो करके चलती है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की। तो इसमें होता है पाठक व कर्मचारियों का दायित्व। पाठक व कर्मचारियों का दायित्व। अब देखिए पाठक और कर्मचारियों का क्या दायित्व होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक लाइब्रेरी में जा रहे हो, एक लाइब्रेरी में एज ए रीडर आप जा रहे हो, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। आपका दायित्व ये बनता है कि आपने मान लीजिए एक पुस्तक ली और पुस्तक लेने के बाद में आप उसको मन में आए वहां पर डाल के चले गए, तो कहीं ना कहीं वो एक जो और अदर रीडर आएगा उसको वो नहीं मिल पाएगी और उस पुस्तक का उपयोग नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं पाठक है उसको पुस्तक नहीं मिल पाएगी। तो फिर ये रॉन्ग है सेकंड रूल के लिए कि आप जो पाठक जो हैं आपकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं। तो आप भी उन कर्तव्यों को अगर कहीं एज ए लाइब्रेरियन, एज ए रीडर के रूप में अगर आप जा रहे हो तो आपका भी एक फर्ज बनता है। ठीक है? कि आपको लाइब्रेरी का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कर्मचारियों के दायित्व की। अब देखिए कर्मचारियों में मैं बात करूं कि लाइब्रेरियन जो होता है उसका भी एक दायित्व इस तरीके से होता है कि यदि कोई पाठक आपके पास आता है तो आप उससे व्यवहारपूर्ण बात कीजिए, उसकी समस्या को सुनिए। आपका एक तरीके से वो क्लाइंट है, कहीं ना कहीं आपका वो एक, आप उसको एक कस्टमर मान के चलिए कि ये मेरा कस्टमर है और इस कस्टमर को मुझे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक किताब मुझे पढ़ने के लिए फ्री में देनी है। ठीक है? तो आपका जो कर्मचारी है उसका भी एक दायित्व बनता है कि वो पाठक को पुस्तक तक पहुंचाए। देखिए एक जो पाठक आता है, एक रीडर जो आता है, वो कहीं ना कहीं अपने मन में कई सारे सवालों को लेके आता है। उसके मन में कई सारी चीजें ये होती हैं कि मुझे इस तरीके की पुस्तक चाहिएगी, तो मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूं तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो वहां बैठा होगा उससे मुझे जाके यही चीजें कहनी है कि मुझे इस तरीके की किताब की जरूरत है। तो देखिए अब तो इसीलिए उनका जो पाठक जो होता है, रीडर जो होता है, उनको कनेक्टिविटी का कार्य मैंने आपको बताया त्रिमूर्ति के रूप में कि इन दोनों को कनेक्टिविटी का कार्य कौन करता है? कर्मचारी करता है।
कर्मचारी को कनेक्ट करने का काम करता है, किसको? रीडर को और बुक को। ठीक है, स्टडी मटेरियल को और अपने रीडर को मिलाने का कार्य कौन करता है? कर्मचारी करता है। त्रिमूर्तियों में आती हैं तीनों चीजें, रीडर, कर्मचारी एंड बुक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां संसाधनों का आदान प्रदान एवं ग्रंथालय सहयोग। देखिए सेकंड रूल अपन पढ़ रहे हैं, सेकंड रूल में अपन पढ़ रहे हैं कि संसाधनों का आदान प्रदान। अब देखिए संसाधनों का आदान प्रदान, तीन मूर्ति मैंने आपको बताई कि रीडर, कर्मचारी और बुक्स, तीन चीजें पुस्तकालय में उपस्थित होती हैं और कहीं ना कहीं इन तीनों की आपस में कनेक्टिविटी होती है। तो यहां बात करता हूं कि यहां बात हो रही है संसाधनों का आदान प्रदान और ग्रंथालय सहयोग। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? तो देखिए रिसोर्स जो शेयरिंग जो होती है, कहीं ना कहीं एक पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालय की सहायता के लिए एक विधि होती है कि जैसे मान लीजिए आप एक कपड़े की दुकान पर ही जा रहे हो, कपड़े की दुकान पर जाने के बाद आप वहां जाते हो, जरूरी नहीं है कि हर एक पुस्तकालय पूरी पुस्तकों को वहां संग्रह करके बैठा है। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए कपड़े की दुकान पर जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप जिस चॉइस को लेके वहां जा रहे हो तो आपको वो चॉइस का एक जो भी चॉइस लेके जा रहे हो, मान लीजिए आप एक जीन्स की चॉइस लेके जा रहे हो कि मुझे तो इस तरीके का जीन्स ही चाहिएगा, तो आप वहां जाओगे, जाने के बाद आप बोलोगे कि मुझे इस तरीके का जीन्स चाहिए, तो मान लीजिए वो उसके पास नहीं होता है, तो वो कहता है कि मैं 5 मिनट में आता हूँ और 5 मिनट में आने के बाद आपको वो पैंट ला के देता हूँ। तो वो कहाँ से लाता है? आस पड़ोस की दुकान से, या उससे हेल्प लेके कहीं पड़ोसियों से, या इस तरीके से लेके आता है और वो आपको उपलब्ध करवाता है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया? रिसोर्स शेयरिंग करना हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो पुस्तकालय में पाठक जो आता है, पाठक आता है तो पाठक प्रश्न करता है कि मुझे इस पुस्तक की जरूरत है। तो आपको जब बताया गया कि मुझे इस पुस्तक की जरूरत है, तो बताया गया कि इस पुस्तक की जरूरत है, तो आप वहां गए, वहां लाइब्रेरियन से पूछा, पूछने के बाद आपको जवाब मिला कि अभी हमारे पास ये पुस्तक नहीं है, आप कल आना, कल मैं आपको उस लाइब्रेरी से ये पुस्तक उपलब्ध करवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरियन जो होता है वो उस पुस्तक की डिमांड करता है, उनको बोलता है, बोलने के बाद वो पुस्तक हमारे पास आती है और हम उस पुस्तक को रीडर तक पहुंचाते हैं। ये हमारे पुस्तकालय की बात हो गई। अगर मान लीजिए उस पुस्तकालय में भी कोई पुस्तक नहीं है और हमारे पास कोई पुस्तक है, तो वो भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को ही अपन क्या बोलते हैं? रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। और रिसोर्स शेयरिंग हिस्सा है सेकंड लॉ का, पुस्तकों का, संसाधनों का आदान प्रदान करना। अब देखिए आदान प्रदान भी किन किन चीजों का हो सकता है, रिसोर्स शेयरिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये आदान प्रदान, आपको प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से आदान प्रदान हम किस किस का कर सकते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन आएगा रीडर, कर्मचारी और बुक और एक अदर। तो आपका आंसर निम्न में से किसका नहीं कर सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए रीडर का। देखिए हम हर चीज का आदान प्रदान कर सकते हैं लेकिन रीडर का आदान प्रदान नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कि मान लीजिए हम हमारे पास कोई पाठक आता है, पाठक आने के बाद हमसे कोई पुस्तकालय की पुस्तक हमसे मांगता है और हमारे पास अगर वो पुस्तक नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से उस पुस्तक को उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन हम किसी पाठक को वहां नहीं भेज सकते कि आप जाइए और वहां पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम सब चीज की शेयरिंग कर सकते हैं लेकिन एक रीडर की, एक पाठक की हम शेयरिंग नहीं कर सकते। तो ये रिसोर्स शेयरिंग में नहीं आता है। आप कर्मचारियों की भी शेयरिंग कर लो, बुक्स की शेयरिंग कर लो, लेकिन पाठक की कभी शेयरिंग नहीं होती है। तो रिसोर्स शेयरिंग पाठक की नहीं होती है। तो इस तरीके का भी प्रश्न आपको, एक इंपॉर्टेंट और आया हुआ भी प्रश्न है कि निम्न में से किसकी आप शेयरिंग नहीं कर सकते? रिसोर्स शेयरिंग नहीं, रिसोर्स शेयरिंग में नहीं आता है। तो वो कौन सा नहीं आता है? रीडर नहीं आता है, पाठक नहीं आता है, यूजर नहीं आता है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं यहाँ पाठकों की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कौन सा लो? पाठकों की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है द्वितीय सूत्र, जो क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। क्लियर है? अब ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। मैंने आपको बताया कि द्वितीय सूत्र की अगर बात होती है, द्वितीय सूत्र में अगर राष्ट्र के दायित्व की, गवर्नमेंट की बात हो रही है, किन्हीं दायित्वों की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है, अधिनियमों की बात हो रही है, पुस्तकालय अधिकारियों के दायित्वों की अगर बात हो रही है, पाठकों के दायित्व की बात हो रही है, कर्मचारियों के दायित्व की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं रिसोर्स शेयरिंग की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें आती हैं अपनी कौन से? सेकंड रूल में।
क्लियर है। सेकंड रूल अपन पढ़ रहे हैं। सेकंड रूल में अपन पढ़ते हैं कि एक प्रश्न आपको सीधा सीधा इस तरीके का भी आ जाएगा कि द्वितीय सूत्र का उप सिद्धांत है ग्रंथ सबके लिए है। ग्रंथ क्या है? सबके लिए है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो इसके लिए उप सिद्धांत दिया कि ग्रंथ किसके लिए? सबके लिए। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिल रही है तो ग्रंथ सबके लिए है, तो ये इसका क्या हो गया? एक द्वितीय सूत्र का उप सिद्धांत बन गया। द्वितीय सूत्र का क्या है? उप सिद्धांत बन गया कि ग्रंथ सबके लिए है, ग्रंथ सबके लिए है। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और ये पूछा गया प्रश्न भी है कि द्वितीय सूत्र का उप सिद्धांत है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रंथ सबके लिए है, क्योंकि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अब प्रत्येक पाठक की बात आ गई, मतलब पूरी हर तरीके के पाठक की बात आ गई, तो उसको क्या होना चाहिए? ग्रंथ सबके हैं। फिर तो देखिए, ग्रंथ सबके हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आज के युग में सारे जातिवाद वगैरह सब कुछ खत्म है। कोई किसी को इस तरीके का ऊंच नीच का कोई भावना मन में नहीं रखता है। तो हर चीज आप में देखिए कि कोई आदमी कहीं जा सकता है, तो वो एक कोई भी हो, चाहे तो वो एक जनरल का भी वहां जा सकता है, तो एसटी का भी वहां जा सकता है, तो एससी का भी वहां जा सकता है, तो ओबीसी का भी वहां जा सकता है। तो सारे रीडर होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई किसी भी तरीके का, आप पुस्तकालय में जाओगे तो आप वहां पर पाओगे कि किसी भी तरीके का आपको वहां पर आपकी जाति या आपकी कास्ट, आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। और वहां जाके आपको एज जो लाइब्रेरियन जो होता है, वो ऐसे आपको डायरेक्ट क्या करता है? ग्रंथ उपलब्ध करवाता है। तो ग्रंथ क्या होते हैं? सबके लिए होते हैं। क्लियर है। दूसरा होता है, यह सूत्र जो है, कौन सा सूत्र? द्वितीय सूत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्रात्मक एवं सार्वत्रिकरण का समर्थक करता है, लोकतंत्र का समर्थक करता है एवं अपने सर्वात्रीकरण का समर्थक करता है। कौन सा रूल? दूसरा रूल। ठीक है। आपसे यह भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो सूत्र है वो लोकतंत्रात्रीकरण एवं सार्वत्रिकरण का रूल फॉलो करता है, तो वो कौन सा करता है? सेकंड लॉ करता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रंथों में पठनीय शिक्षण कार्यक्रम। ग्रंथों में पठनीय शिक्षण कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए कई सारी आप संस्था में जाओगे तो वहां पर लाइब्रेरी से संबंधित कई तरीके की ऐसी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं जहां आपको हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। और उन हिस्साओं के साथ साथ आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी का यूज है किस तरीके से किया जा सके। तो इसके लिए ग्रंथों में पठनीय शिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और चलाने के साथ साथ पुस्तकालय में जो पाठक होते हैं उनको पुस्तकें मिलती हैं। वो सीख जाते हैं कि पुस्तक के पाठक जो सीख जाता है कि पुस्तकालय में वो किस तरीके से वहां गया, और जाने के बाद में वो अपने शिक्षण की सामग्री है उसको किस तरीके से वो प्राप्त कर सकता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं अपूपा पद्धति की। तो देखिए, अपूपा जो पद्धति है एक वर्गीकरण की पद्धति है। अपूपा पद्धति, अपूपा पद्धति, अपूपा पद्धति की मैं बात करूं तो अपूपा जो पद्धति है, कहीं ना कहीं अपूपा पद्धति वर्गीकरण से संबंधित है। आपको सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा, वर्गीकरण, वर्गीकरण से संबंधित है अपूपा पद्धति। तो अपूपा पद्धति जो है वो फॉलो करती है कौन से रूल को? सेकंड रूल को फॉलो करती है। कभी कभी ये थर्ड रूल को भी फॉलो करती है, लेकिन आपका आंसर रहेगा सेकंड लॉ को फॉलो करती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्रंथालयों में नेटवर्किंग पर बल देता है। देखिए, नेटवर्क सिस्टम, जैसे मान लीजिए डेलनेट हुआ या कोई भी नेटवर्क सिस्टम हुए, उन नेटवर्क सिस्टमों पर बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। कौन सी? ग्रंथालयों के लिए नेटवर्क पद्धति। ठीक है। अंधे व विकलांगों को पुस्तकालय उपलब्ध कराना। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अंधे एवं विकलांगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाना। आप मान लीजिए इसमें दिया गया है कि अंधों के लिए एवं विकलांगों के लिए पुस्तक उपलब्ध कराना कौन से रूल को फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है सेकंड रूल को। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अंधे और विकलांग जो व्यक्ति होते हैं, जो पाठक ही होते हैं, तो पाठक होते हैं तो उनको पुस्तकों को मिलाने का कार्य, तो वो भी पुस्तकें पढ़ने का भागीदारी होने चाहिए। कहीं ना कहीं वो पुस्तकें उनके लिए अलग तरीके की पुस्तकें होती हैं। जैसे मान लीजिए अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि चलती है, और वो अपनी पुस्तकें उस तरीके की उनकी पुस्तकें होती हैं, तो उनको भी हक है कि प्रत्येक पाठक, उनको भी हक है कि उनको पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए।
क्लियर है। पुस्तकालय उपकर का प्रावधान भी इसमें रहता है। पुस्तकें सबके लिए हैं, द्वितीय सूत्र का क्या है, उपसूत्र है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, पुस्तकें सबके लिए हैं, ये द्वितीय सूत्र का उपसूत्र है। क्लियर है। तो यहां तक अपन ने दूसरे रूल को पढ़ लिया है, दूसरे रूल को जान लिया है, और अपन बात करेंगे अपन नेक्स्ट रूल की। ठीक है, दूसरे रूल को यहां तक जान लिया है, पढ़ लिया है, अब अपन तृतीय रूल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।